नाम है सेकंड होम. We are already live on FB. So thank you everyone for joining us. जो हमें FB पे सुन रहे हैं और जो हमें Zoom कॉल पे भी जो लॉगिन हुए हैं, थैंक यू एवरीवन. सो दोस्तों, आज का ये सेशन मैं सबको एक विश से चालू करूंगी कि प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट योर होम. लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है ऑलमोस्ट, बट कोरोना गया नहीं है. सो वी नीड टू टेक एटमोस्ट केयर. दोस्तों, यही बेसिस पे हमने आज का ये सेशन सोचा कि आज हमें सेकेंड होम सेशन, बिकॉज ये लॉकडाउन के दरमियान ऑलमोस्ट ये 2020 पूरा साल हमने अपने मुंबई के एक छोटे या मीडियम साइज घर में बिताया है. तो कई सारे हमारे इन्वेस्टर्स का ये कहना था कि हमें अगर पहले पता होता था या हमारे पास कोई सेकेंड होम होता था, शायद बंगलो या रो हाउस या फार्म हाउस, ऐसे कहीं हमारे पास होता था मुंबई के आजू बाजू, we would have gone there, we would have literally settled there because सब ऑनलाइन ही चल रहा है. तो अचानक से ये कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट को बहुत ज्यादा डिमांड आया बिकॉज कई सारे कंपनीज दे आर ऑनलाइन. सो दैट इज द रीजन गाइज टुडे वी हैव केप्ट दिस सेशन. हम हर एक वो चीज के बारे में बात करेंगे विच इज सेकेंड होम. हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वो सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हो, वुड लाइक टू गो फॉर द सेकेंड होम, आप कैसा उसमें फाइनेंस कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए आपको लीगैलिटीज क्या देखनी पड़ेगी, क्या रिस्क है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. सो वी हैव द एक्सपर्ट टुडे, मिस्टर अशोक गोवानी. यू he is a developer from last 30 plus years. He's experience in the property field, and almost his all three generations are in the same field. So Ashok ji, let's start the session. We have already sent the survey forms and all to all our investors. तो कई सारे इन्वेस्टर्स ने हमें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस भेजे. Let's start with those questions. आपको भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो ये चैट बॉक्स में या FB लाइव पे जो आता है चैट बॉक्स, उसमें आप डाल सकते हो. तो डेफिनेटली वी विल टेक योर क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस अगर मिस हो जाते हैं तो वी विल गिव आवर नंबर्स. यू कैन कॉल अस एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी पर्सनली ऑल्सो. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सबको बताऊं, वी डू हैव अ यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ श्रेया वैद्य. आप ये जो देख रहे हो सेशन, ऐसे कई सारे हमने वेबिनार्स किए हैं. वो सब वेबिनार्स हमने वो चैनल पे अपलोड किए हैं. यदि आपका सेशन मिस हो जाता है या पहले कुछ सेशंस मिस हो गए हैं तो डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू द चैनल श्रेया वैद्य. यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज. अशोक जी. हेलो अशोक जी, आपका वीडियो नहीं चल रहा है. हेलो एवरीवन, हैप्पी इवनिंग. दिस इज अशोक शाह गोवानी हियर. थैंक यू श्रेया, आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया 30 प्लस एंड 3 जनरेशन, यस ऑफ कोर्स काफ़ी एक्सपीरियंस लेके बैठे इस फील्ड में. तो आपने जो एक मौका दिया कि कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँ लोगों के साथ में, अपने मेंबर्स के साथ में, कि सेकेंड होम कॉन्सेप्ट क्या है और हमें कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए. तो आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. वन बाय वन आपके क्वेश्चन के मैं जवाब दूंगा, और जिसको और किसी को भी कुछ पूछना हो तो वो अपने चैट बॉक्स में डाले, हम जरूर उनका जवाब देंगे. श्योर जी. कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछा है, who can buy a second home? उसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं या anyone would like to buy फर्स्ट? उसके एक्चुअली ये क्वेश्चन से पहले भी मुझे कई सारे ये भी क्वेश्चंस आए कि एग्जैक्टली सेकेंड होम मतलब क्या. Those who have dream they can buy second home. First of all, इसके लिए एक सपना देखना पड़ता है. जैसे हम हमारे जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर का भी लोगों का एक सपना होता है कि मुंबई में मेरा एक अपना घर हो. अब मुंबई में हमारे अपने घर है, हम बैठे आराम से. ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड आएगा और हमको ये घर भी ऐसे लगने लगेगा कि जैसे घुटन हो रही है, जेल लग रही है. तब लोगों को ये सोच आई कि हमारा एक सेकेंड होम होता तो काश अच्छा होता.
अब सेकंड होम ऐसा है कि कोई भी ले सकता है, हाँ उसकी फाइनेंशियली स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रिच क्लास है वही ले सकता है या पुअर क्लास नहीं ले सकता है, हर इंसान ले सकता है, बट उसको अपनी फाइनेंशियली पोजीशन पूरी चेक करके, क्योंकि ये सेकंड होम है। सेकंड होम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है या आपके वीकेंड के लिए आप उसमें जाओगे, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो आपको ये सोच समझ के करना है कि आपको सेकंड होम में आपका एक्सेस मनी है वो डाल रहे हो, ये सोच के डाल रहे हो कि कल को मुझे वापस अभी कुछ कोविड जैसा कुछ आया तो मैं वहाँ पे जाके रह सकता हूँ, मेरी फैमिली बड़ी है तो हम लोग कुछ दिनों के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी सैटरडे संडे अगर मुंबई के करीब है हम तो हम जाके रह सकते हैं। तो सेकंड होम इज नथिंग, अपने घर से दूर और एक घर जहाँ पे हम लोग को और कोई लोगों से मिलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई कमर्शियल थॉट्स नहीं है, वहाँ पे आराम से रहना है। दिस इज सेकंड होम। एग्जैक्टली एक्चुअली आपने जैसे अभी बोला कि सैटरडे संडे हम जाके रह सकते हैं, पर अभी थोड़ा माहौल और चेंज हो रहा है। मतलब कई सारे कंपनीज हैं जिन्होंने अभी ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन कर दिया है, तो लोगों का ऐसा कहना है कि पहले हम सैटरडे संडे रह सकते थे, अभी शायद हम 4-5 डेज अ वीक भी वहां पे रह सकते हैं। तो इसके वजह से शायद ये सेकेंड होम का इम्पोर्टेंस एज गुड एज फर्स्ट होम जितना अभी बढ़ते हुए हमको नजर आ रहा है ऑलरेडी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग सेकंड होम में जाके भी अपना काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हो चुका है। तो ये जो जोर पकड़ा है सेकंड होम हमें लेना है हमें लेना है, ये जो अचानक से मार्केट में इतना दिखने लगा, मैंने देखा लास्ट 8 महीने में ये सडनली एकदम जो आया है ना, उसका रीजन ही वो है कि लोगों को अपने घर से दूर और पीसफुली रह सकते हैं, जहाँ पे उनको कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। ट्रू। तो अशोक जी, ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर मुझे सेकेंड होम लेना है तो उसके पहले मुझे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि सेकंड होम जैसे ही हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि हमें कोई दूसरा घर लेना है, हम सोचते हैं कि कहाँ लेंगे, तो मुंबई वाले हैं, अभी शायद इसमें सब मुंबई वाले हैं या पूना वाले हैं, जो भी है, मैं अभी मुंबई पकड़ के चलता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि सब मुंबई वाले हैं, महाराष्ट्र वाले, तो वो अपने आसपास जहाँ पे 90-100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाय रोड वो लोग जा सकते हैं, 2-3 घंटे में वो लोग रीच कर सकते हैं, वैसे ही किसी प्लेस पे उनको लेना चाहिए, ताकि ये एक दो बार जाएंगे ऐसा नहीं है। आप क्या है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोग चलो कहीं लंबा 7-8 घंटे का ड्राइव है तो क्या हम एंजॉय करेंगे ड्राइव को, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, और जो लोकेशन आप सोचते हो उस लोकेशन पे क्या सारी फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स, वहाँ पे आसपास जो जरूरत की जो चीजें वो हमें मिलती है, या फिर एकदम ही रिमोट एरिया में आप चले गए हो और आपको पता चला कि यहाँ पे अगर कुछ होता है इमरजेंसी में तो हमको कुछ पता ही नहीं कि अब क्या करें। तो लोकेशन हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जो जो बंगलो फार्म हाउस या जो भी आप ले रहे हो उसके पेपर वर्क उसके टाइटल वो आपको चेक करने हैं। ऐसा ना हो कि आपने कोई रैंडमली किसी पेपर न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइज देख ली और जाके आपने वहाँ पे चेक दे दिया, आपने बस आपने पसंद आ गया आपने ले लिया, ऐसा नहीं होता है। उसका ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है, काफ़ी चेकिंग करनी पड़ती है। जैसे एक फ्लैट आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई में आपको लोकल है, आप जानते हो ये बिल्डर को मैं जानता हूँ वो है ये है, बट जब हम सेकेंड होम में जाते हैं वहाँ के लोकल लोग जो बना रहे, समझो अजम्पशन लगाते कि हम लोनावाला में गए, वहाँ पे किसी बिल्डर ने बनाया जो हम जानते ही नहीं उस बिल्डर को, तो उसकी लैंड फ्री होल्ड है लीज होल्ड है, वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहा है या आपको लैंड के साथ में दे रहा है। तो वो सारे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं ऐसा जो हमको चेक के बिना चेकलिस्ट पूरा एक बनाना चाहिए। हमें हमको एक एडवोकेट हायर करना चाहिए जो हमें सजेस्ट करे कि आपको इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, उसके बाद ही आपको पहला स्टेप लेना है फाइनेंशियल स्टेप। ओके उसके बाद आपको सारे ड्यू डिलिजेंस चेक करने। ओके इसी के ऊपर मुझे ये क्वेश्चन आता है कि सेकेंड होम मतलब नॉट नेसेसरी मेरा फार्म हाउस हो, इट कैन बी मैं प्लेन लैंड बाय कर सकती हूँ, मैं बड़ा बंगलो बाय कर सकती हूँ, मैं रो हाउस बाय कर सकती हूँ, मैं फार्म हाउस बाय कर सकती हूँ, मैं कोई फ्लैट या स्टूडियो अपार्टमेंट बाय कर सकती हूँ। तो लेट्स टेक वन बाय वन। अगर मुझे मानो एक फार्म हाउस लेना है, अभी ये फार्म हाउस कंसेप्ट बहुत मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, तो एग्जैक्टली फार्म हाउस का मतलब क्या है, और सभी फार्म हाउस ले सकते हैं या उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, क्या है फार्म हाउस?
क्योंकि फार्म हाउस सुनने में बहुत ग्लैमर लगता है और बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि हमारा भी एक फार्म हाउस हो। बट फार्म हाउस का मतलब ये है कि अगर आप दो टाइप की लैंड होती है, एक एनए नॉन एग्रीकल्चर और एक एग्रीकल्चरल लैंड। तो आपको ये देखना है, अगर आप एनए लैंड लेते हो, नॉन एग्रीकल्चर लैंड लेते हो, तो वहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो, आपका खुद का एक घर बना सकते हो, और बाकी की जगह पे आप कमर्शियल एक्टिविटी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। आपने कोई होटल बना ली ताकि उससे आपको मेंटेनेंस भी आपका निकले उस बंगलों का, या आपने कुछ दो चार बंगले और बना दिए जो आपने उसको बना के सेल कर दिए, ताकि और फिर एक सोसाइटी बना ली ताकि आपको उसका जो रेवेन्यू आता है उससे आपका बंगला मेंटेन हो। और जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें क्राइटेरिया ये है कि जो फार्मर है वो ही वो लैंड ले सकता है। तो जितनी भी फार्म हाउस की आप जो ऐड देखते हो ना, वहाँ पे आपको जो सस्ता दिखा रहा है बिकॉज वो एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर आप फार्मर नहीं हो या आपके फादर फार्मर नहीं है तो आप वो लैंड नहीं ले सकते हो, आपको पहले फार्मर बनना पड़ता है। महाराष्ट्र में फार्मर का जो ऐसा रूल है कि आप इंडिया में कहीं भी फार्मर हो, नॉट नेसेसरी कि आपको महाराष्ट्र में ही फार्मर होना जरूरी है, आप इंडिया में कहीं भी फार्मर हो तो आप ले सकते हो। और उस लैंड की एक कैप है, मैक्सिमम पर फैमिली 54 अप टू 54 एकड़ आप लैंड ले सकते हो। ये डिफरेंस है कि फार्म हाउस रेडी ले लिया आपने तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं एग्रीकल्चर लैंड ले रहा हूँ या मैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड ले रहा हूँ। नॉन एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो, नो इश्यू, आपको लैंड के साथ में दिया आप ले सकते हो। बट अगर आपने चेक नहीं किया है, आपने एग्रीकल्चर लैंड में पैसे डाल दिए, आपने उनको उन्होंने बोला कि आपको ये हो गई और आपने फार्मर नहीं हो, आपने कुछ चेक नहीं किया, आपने पैसे डाल दिए, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली एक्चुअली ड्रीम तो बहुत है कि कई सारे लोगों का ड्रीम है कि हमें फार्म हाउस लेना है, पर वो एक डर सा लगता है क्योंकि आउटस्कर्ट्स में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है, वो लीगैलिटी नहीं पता है, वो ट्रस्ट नहीं बैठता है। गूगल पे, फेसबुक पे या कई सारी जगह पे हम एड्स देखते हैं कि 10 लाख में बंगलो, 20 लाख में बंगलो, 30 लाख में बंगलो। वो सुनने में, देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा ना। तो ये मतलब जेन्युइनली पॉसिबल है 20 लाख में बंगलो, या मतलब क्या होता है वो? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ स्कैम चल रहा है या ऐसा लोग अपने अपने तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो बोरली में कोई बोलेगा एलटी रोड पे आपको 25 लाख में एक फ्लैट मिल रहा है। अब एलटी रोड तो स्टेशन से लेकर गोराई तक जा रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि वो एलटी रोड पे आप चले जाओगे देखने कौन सा फ्लैट है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि कोई 20 लाख का जो मार्केटिंग करे कि आपको 20 लाख में बंगलो मिलेगा, 50 लाख में बंगलो मिलेगा, वो ठीक है, आप वो देख के नहीं जाना। आपको देखना ये है कि वहाँ पे सबसे पहले आपका लोकल रिसोर्सेज कोई होनी चाहिए जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो। वहाँ पे कोई आपको लोकल ब्रोकर हायर करना चाहिए जो ऑथेंटिक और बहुत जेन्युइन, उनको आप मिलो, उनसे आप पहला पूरे वहाँ का माहौल समझो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन लोग है, कौन अच्छे बिल्डर है या कौन डेवलपर है जो अच्छे फार्म हाउस बना रहे, अच्छे बंगले बना रहे। आप उनके थ्रू जाइए, न कि डायरेक्ट जाइए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा 1% 2% बच जाएगा, ब्रोकर को देने की जरूरत नहीं। बट ब्रोकर आपको कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा चेन बनेगा, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है क्योंकि वो लोकल है। आप वहाँ पे नहीं भी हो, आपसे कोई रिश्ता बन जाएगा तो आप मुंबई में बैठ बैठ के वहाँ पे उसको बोल सकते हो कि प्लीज टेक केयर ऐसा। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप जिस जिस किसी भी स्टेशन पे जाते हो, हिल स्टेशन पे, सबसे पहले लोकल ब्रोकर आप जाओगे मार्केट में तो कोई ना कोई मिल जाता है, आप उनको हायर कीजिए, उसके साथ सारी चीजें देखिए, उसके पास पूरा समझिए, सब उस पर मत डाल दीजिए, उनके साथ घूमिए, मिलिए लोगों को, और बाद में डिसाइड कीजिए। क्योंकि आपकी बहुत हार्ड अर्न मनी है, आपने कुछ सपने देखे, वो पैसे आपके फंसने नहीं चाहिए। तो ये केस में जैसे हमें वो जो पर्टिकुलर एरिया है, हमें कोई भी वो एरिया का मालूमात नहीं है, या हम किसी को भी नहीं जानते, तो क्या हमें, बिकॉज क्या प्रॉब्लम होता है अगर हम बड़े ब्रांड्स के लिए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं या बहुत ज्यादा बड़े बंगलोज होते हैं। हमें छोटे बंगलोज चाहिए, पर उसके लिए वो शायद ब्रांड नहीं है उनका। तो ये दो चीज में हम फंस जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है, हम कैसे आगे बढ़े। हमारे पास पैसा है, हमारे पास ड्रीम है, हमें करना भी है, पर ये केस में आप कैसे लोगों को क्या बताओगे? देखिए, ज्यादातर ये देखा गया है कि मैं मानता हूँ कि समझो अभी आप यहाँ बैठ के महाबलेश्वर में कुछ लेना चाहते हो, हाँ। हर आदमी का वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होता है क्योंकि वो उनका काम नहीं हो, जाते होटल में रुक के आते, कभी उनका वो विजन नहीं है। तो यहाँ के मुंबई के आपके लोकल एरिया के किसी ब्रोकर को आप अगर बात करते हो, हाँ। मेरा दावा है कि कोई भी ब्रोकर वो आपको कोई ना कोई कनेक्शन वहाँ पे निकाल के देगा, ओके। नंबर वन।
समझो आपको नहीं मिला, कोई कांटेक्ट आपको नहीं मिला और आपको खुद को अभी चेक करना है, तो आप पहले वहां पे जाइए, खुद जाइए जिस जगह पे आप लेना चाहते हो, वहां पे आप जो जो डेवलपमेंट हो रहा है उनसे मिलिए पर्सनली, उनके पास से डॉक्यूमेंट लीजिए कि सर आपका ये टाइटल वगैरह क्या है इस प्लॉट का। आप कुछ यहाँ से ना समझ के जाइए, अपने एडवोकेट से, आपके रियल एस्टेट में कोई फ्रेंड्स है उनके पास से थोड़ी नॉलेज लेके जाइए। बिल्कुल भी ये ना लगे कि आप एकदम आपको कुछ पता ही नहीं, सामने वाला आपको कुछ भी बोलेगा आप मान लेने का, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, तो आपको ये चेक करके थोड़ा चेकलिस्ट बना के जाइए अपने साथ में, जैसे मुझे आपका प्रॉपर्टी कार्ड चाहिए, मुझे आपका ये चाहिए, आपका आप अगर मुझे लैंड दे रहे हो या सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहे हो, ये जो क्वेश्चंस है ना, वो पूरा चेकलिस्ट बना के जाइए। सारे चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, आपको क्या पसंद आ रहा है उसको भी आप टिक मार्क कीजिए। फिर मुंबई में आपके घर पे आके या आप जहाँ रहे तो वहाँ पे आके आपके फ्रेंड्स, आपके एडवोकेट को मिलिए कि ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद आई है। अब आप बीच में रहिए, आपको उस बिल्डर से मुझे जो जो पेपर चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, आप मुझे वहाँ से दिलाइए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा लीगली, ताकि आप कहीं पे फंसो नहीं। तो इसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं है, बट आपको एडवोकेट हायर करना चाहिए। आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मुझे एडवोकेट को 1000 रुपया 5000 रुपया क्यों देना। आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो, कभी भी याद रखिए कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो एडवोकेट आपके पास होना चाहिए। ओके ओके। यस, नहीं तो आप सोचोगे कि मेरा 5000 बचाया पर हो सकता है आपने 50 लाख डुबाया। एग्जैक्टली। सो आइदर ब्रोकर और आइदर आपको एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया आपने कि अगर हम 50 लाख 1 करोड़ की चीज ले रहे हैं और हम 5000 का सोच रहे हैं, आई थिंक प्रोफेशनल हेल्प का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको वो मस्ट है, वो लेनी ही चाहिए। एक और क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं। ये क्वेश्चन मुंबई में ही सेकेंड होम का है। उनका ये कहना है, ये रीडेवलपमेंट का क्वेश्चन है। मैं दर्शकों को बताऊं कि रीडेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट में हमने ऑलरेडी एक सेशन किया है, और वो सेशन अगर आपको देखना है, हम हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पे वो आपको पूरा सेशन दिखेगा। तो आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, और ये रीडेवलपमेंट का नहीं, ये सेकेंड होम का वेबिनार है। तो लेट्स गो बैक टू द सेकेंड होम क्वेश्चंस। How we can find a good property or a second home? Can land is a good investment? ऑफ कोर्स लैंड भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर हम देखेंगे तो आप मुंबई में अगर एक फ्लैट लेते हो 1 रूम किचन या 1 बेडरूम किचन, तो आपका 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ रुपया हमारा आराम से लग जाता है। उसके बाद में हम लोग सोचते हैं एक्सेस मनी है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो सोचते हैं कि हम उस पैसे को कहाँ लगाए। तो यहाँ पे हम अगर दुकान लेते तो एक दुकान लेके आप कम से कम 1 करोड़ की दुकान लोगे, जो उसमें आपको 200 फुट की स्पेस मिलेगी। ये सबके कैलकुलेशन नहीं होते, बट जिसको प्रॉपर्टी में जरा भी इंटरेस्ट है, जो प्रॉपर्टी को जरा भी जानता है, वो ये सोचेगा कि अगर मैं 200 फुट की दुकान में 1 करोड़ रुपया डालता हूँ, तो क्यों ना मैं मुंबई से थोड़े दूर लाइक वाड़ा या कहीं भी, जो यहाँ से मैं तुरंत पहुंच सकूँ 1 घंटे में, वहां पे मैं एक लैंड लूँ तो मेरे को 1 एकड़ 2 एकड़ लैंड मिलती है, और वहां पे स्कोप मिलेगा। 5 साल के बाद लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, मैं उस पर कमर्शियल एक्टिविटी करूंगा तो मेरा पैसे जो है वो 2 गुना 4 गुना हो सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर आप प्रॉपर्टी में कुछ जानते हो तो लैंड लेना आसान नहीं है, और लैंड लेने के बाद उसको मेंटेन करना आसान नहीं है अगर आप ये फील्ड में जरा भी आपको नॉलेज नहीं है। क्योंकि एक प्रॉपर्टी संभालना, आप जानते हो कितने सारे पेपर वर्क होते हैं, कितनी सब मीटिंग्स, ये वो। आप एक चीज लेते हो, कहीं फ्लैट भी लेते हो, तो वहाँ पे आपको एजीएम अटेंड करना है, आपको मेंटेनेंस देना है, आपको बहुत सारा ध्यान रखना है। आपने किसी को रेंट पे दिया है, वो आपको रेंट प्रॉपर दे रहा नहीं दे रहा, वो जिसको दिया वो बंदा कैसा है, आपको एक चिंता हमेशा सताती है। तो अगेन लैंड एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, बट लैंड को पहचानने के लिए वो विजन आपके पास होना चाहिए, या आपके पास जैसे क्लोज रिलेशन में कोई बिल्डर हो, या आपके दोस्त हो, या कोई अच्छा ब्रोकर हो जिसको मालूमात हो लैंड की, न कि शॉप की और रिटेल की। देखिए सब फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो आप ऐसा ना हो कि जो फ्लैट का काम कर रहा है उसको आप लैंड दिखा रहे हो तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो क्योंकि दिखाएगा कि नहीं मुझे सब समझ में आ रहा है, आप ले लोगे उसके बोलने पे। लैंड लेने के पहले आपको बहुत कुछ देखना कि उस लैंड में क्या क्या है, लैंड का टाइटल क्या है, लैंड आदिवासी की तो नहीं है, आप जहाँ जा रहे हो इतनी सस्ती क्यों मिल रही है, हो सकता है वो आदिवासी की लैंड हो सकता है वो 4 जनों की बिक गई हो। आपने रजिस्ट्रेशन में आपको सर्च रिपोर्ट निकालना है, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स देखने। अगेन यू विल नीड अ गुड एडवोकेट, वहाँ का लोकल एडवोकेट
आपके यहाँ के एडवोकेट दोनों मिल के वो काम करते हैं। एक लैंड का डील बहुत अलग तरीके से होते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा तो बहुत डिटेल में बहुत लंबी बात जाएगी, बट यस, लैंड इज ऑफ कोर्स वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। ओके, लैंड से ही रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास लैंड है, तो मेरे पास उन्होंने स्पेसिफाई किया है, मैं वो मेंशन नहीं करना चाहूंगी, पर मुंबई के पास काफी बड़ी लैंड है, तो वो कहना चाहते हैं कि मेरे पास लैंड है पर मुझे डेवलप का आइडिया नहीं है, या मैं उसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि जैसे अभी आपने बोला कि मैंने खुद का मेरा बंगलो वहां पे बनाया, पर मेरा बंगलो अगर मुझे फ्री करना है तो और मैंने 4-5 बंगलो बना के अगर बेचा तो ऑटोमेटिकली मेरे बंगलो का कॉस्ट में फ्री कर सकती हूँ और प्रॉफिट भी कम। तो ये केस में लोग कहाँ जाए, मतलब क्या एजेंसीज को मिलना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली मैंने देखा है कि अपने मुंबई में ऐसे बहुत से लोग, फैमिलीज है जिनकी लैंड ले लेके रखी है। किसी ने लोनावाला, किसी ने करजत, किसी ने वाड़ा। बहुत पहले वो लोग ने इन्वेस्टमेंट करके रखा क्योंकि वो लोग विजनरी रहे हैं, तो उन्होंने लैंड लेके रखी। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं कि उनका एक जनरेशन समझो निकल गया, उनके फादर अब नहीं है, बच्चे हैं। बच्चे ये लाइन में ही नहीं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई आईटी इंजीनियर बन गया, और उसके लिए हेडेक लगता है उसको कि ये लैंड का अब मैं क्या करूँ। जब जब उन्होंने लिया था, जब उनके फादर ने लिया था, तो उनका विजन था कि मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा, पर हो सकता है कि उसको आगे वाला जो उसकी जनरेशन उसको नहीं पता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा हेडेक उसको लगता है कि अब मैं लैंड का क्या करूँ। क्योंकि लैंड को लेने के बाद में हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको वहाँ पे जाके उसको देखना भी पड़ता है, चेक करना पड़ता है कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रही। वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज से अपने आपको संबंध बनाने पड़ते हैं, कॉन्टेक्ट बनाने पड़ते हैं। अब ये टाइम आपके पास है नहीं क्योंकि आप बहुत बिजी लाइफ है, हर बच्चे अभी अपने अपने काम में पड़े हुए, तो बोलेंगे, उनको लगेगा ये तो हेडेक करके गए हमारे फादर, बड़ी वो हेडेक नहीं है। आप उनका रास्ता निकाल सकते हो। आपकी नॉलेज नहीं है, अग्रीड, बट आप एक सोने का टुकड़ा लेके बैठे हो। आप ये सोचो, आप सोने के टुकड़े पे बैठे हो, आपको सिर्फ एक सोने जैसा, एक गोल्डन मैन, आपको एक अच्छा डेवलपर या आप अच्छा कोई भी एक जो आप लोकल में किसको जानते हो, ऐसा आपके दोस्त जो इस लाइन में हो, जो ये बिजनेस कर रहा हो, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप उनको बताइए मेरे पास लैंड पड़ी है, क्या आपको इंटरेस्ट है। तो आप सोचोगे मुझे क्या इंटरेस्ट, तो लैंडलॉर्ड आप जिसको ये ऑफर कर रहे हो उसको बोलो कि आप, मेरी लैंड है, आप डेवलपमेंट करो, हम जॉइंट वेंचर करते हैं क्योंकि ये मेरी लाइन नहीं है। अब उसका वर्किंग कैसे करना है वो आप मुझे बताएं, तो डेवलपर डेफिनेटली इंटरेस्ट लेगा क्योंकि हर जगह डेवलपमेंट चालू है। तो डेवलपमेंट के पास डेवलपर आपको जब एक ऑफर देगा तो आपको पता चलेगा कि जो वैल्यू आज से 15-20 साल, 25 साल पहले 50 लाख 5 लाख में ली होगी, उसकी वैल्यू आज 5 करोड़ की होगी लैंड की। वो आपको भी चेक करना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब 5 करोड़ की आपकी बेस लैंड का वैल्यू बन चुका है, तो 5 करोड़ की लैंड आप किसी को दे रहे हो, वो उसका कंस्ट्रक्शन 5 करोड़ का ऊपर लगाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी चीज बनती है। फिर आप उसको सेल करो, बिल्डर उसका प्रॉफिट लेके जाएगा, आपको अपना प्रॉफिट मिलेगा, और आपको एक सुंदर घर, आपके सपनों का घर, सेकंड होम, जो शायद और आपकी लैंड पड़ी है और आप कहीं और ढूंढ रहे हो कि मेरे को कोई घर लेना है, आप उसी में अपना घर बना लीजिए। तो अगर जिसके पास लैंड है, दे आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि उनके पास लैंड है। उनको सिर्फ एक अच्छा आदमी ढूंढना है, और अच्छे आदमी की कमी नहीं है। बिल्डर का एक इंप्रेशन बन चुका है कि बिल्डर सब ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे बिल्डर भी है, अच्छे लोग भी हैं। आप अच्छे लोगों को ढूंढिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और उनके साथ में ज्वाइंट वेंचर कीजिए, तो आपकी लैंड एक बहुत अच्छा एसेट बन जाएगी आपके लिए, परमानेंट आपको इनकम भी दे सकती है। एग्जैक्टली आपने बोला कि परमानेंट इनकम दे सकती है, तो इसका मतलब ये जो बंगलोज या जो फार्म हाउसेस है, क्या वो रेंट पे जाते हैं, लाइक जैसे मुंबई में फ्लैट्स रेंट पे जाते हैं, वैसे क्या ये बंगलोज रेंट पे जा सकते हैं? जी, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि आजकल अभी मैरिज भी लोग बाहर करने लग गए हाँ हैं, स्टेशन से दूर। हाँ। होटल्स वालों को, डॉर्मेटरी जो चलाते हैं, बड़ी बड़ी होटल्स वालों को भी बंगले, कहीं पे भी जहाँ पे भी उनको बंगले दिखते हैं, वो लोग रेंटल पे 365 डेज ले लेते हैं, फिर अपने जो क्लाइंट है उनको वहाँ भेजते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां, वो लोग भी ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं जहाँ पे उनके सारे सेमिनार्स हो सकते हैं, वहाँ पे उनके एग्जीक्यूटिव को लोग वहाँ पे भेज सकते हैं, उनके एनआरआई क्लाइंट कोई आए हैं या उनके फॉरेन से कोई क्लाइंट है, वहाँ पे उनको वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं उन्हें। तो रिक्वायरमेंट बहुत है, हमारी नज़र नहीं है। अगर आपने ऐसे बंगले बना लिए तो आपके बंगले 365 डेज के लिए, मतलब 12 महीना, 4 साल, 5 साल के लिए आप उनको रेंट भी दे सकते हो और अच्छी इनकम कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ,
लोनावाला में अगर आप किसी के बंगले हैं बंद पड़े हैं और उसको 2 एक्सेस है, घर के 2 एक्सेस बंगले में लोग बनाते हैं, एक छोटा सा एक्सेस वाला, एक छोटा सा तुम बार बार जाते हो तुम्हारे लिए रख लिया, एक सेपरेट एक्सेस वाला आपने किसी बैंक को, पुणे के किसी आदमी को दे दिया जो बैंक में मैनेजर है या कोई भी बड़ी पोस्ट पे कोई कॉर्पोरेट पे उसको दे दिया, या मुंबई वाले किसको दे दिया, वो आपको एक रेंट देगा, वो रेंट से पूरी प्रॉपर्टी का आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। क्योंकि देखिए बंगलो लेना, एक बार के लिए आपके पास पैसा है आपने ले लिया, फार्म हाउस लेना ले लिया, जो भी आपको लेना आपने एक बार पैसा है, कोई अच्छा इनकम आपने ले लिया, उसके बाद जो मेंटेन करना है बहुत बड़ा खर्चा आपको एक बार पूरा बनाना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत टेंशन में आ जाओ कि मैंने ले तो लिया पर अभी मेरे को तो इसको मेंटेन करना मुश्किल पड़ रहा है। ये अगेन मैं थोड़ा सेकंड ट्रैक पे चला गया, दूसरे ट्रैक पे, बट फाइनेंशियली आप अपने आप को कहाँ पाते हो और एक ऐसा अच्छा गोल बनाओ कि आने वाले 25 साल तक आपको ना उस चीज को टेकिंग केयर करने के लिए आपको कोई टेंशन ना हो, वो ध्यान रखिए। तो आप रेंटल इनकम आप बना सकते हो। जिसकी लैंड है वो अगर रोड टच है, वहां पे अगर होटल बन सकती है, अच्छी होटल बनाई उन्होंने, वो भाड़े पे दे दी, तो रेंट के ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप दे सकते हो। सो बेसिकली मुझे आपकी बातों से ये समझ में आया कि ये सब करने के लिए हमारे पास जो एक अच्छी एजेंसीज है, जैसे अच्छे ब्रोकर, अच्छे लीगल एडवाइजर्स, अच्छे डेवलपर्स, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये सब नॉर्मल लेमैन का ये काम नहीं है, हमको किसी को हायर ही करना पड़ेगा ये सब चीज करने के लिए। टू द सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू प्लीज गिव मोर इंसाइट ऑन nearly proposed redevelopment property in Mumbai? Okay, actually हम redevelopment के questions नहीं ले रहे हैं, but we can take this question. इनका ये कहना है कि redevelopment में जाने वाली property ले, I will just elaborate, you can correct me if I'm wrong. Redevelopment में जाने वाली मुंबई में property ले, या हम जो बात कर रहे हैं सेकेंड होम नियर बाय प्लेसेस इन मुंबई जैसे लोनावला, वाड़ा, एनीवेयर, वो ले। आई थिंक दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न? देखिए सेकेंड होम का मतलब सिर्फ सेकेंड होम मतलब हम आउट ऑफ मुंबई जाए वही सेकेंड होम नहीं है। आपके मुंबई में भी 2 घर हो सकते हैं, आप मुंबई में 3 घर हो सकते हैं, वो भी आपका सेकेंड होम। आप रहते हो समझो साउथ बॉम्बे, आपने बोरीवली नेशनल पार्क के पास में कोई ऐसा अपार्टमेंट ले लिया जो वीकेंड में आप वहाँ पे आके रुक रहे हो, या आपने थाना में कोई ऐसा येऊर के आसपास की तरफ कुछ ले लिया कि वहाँ पे आके आप रुकते हो, तो वो भी एक अच्छा आपका चीज बन सकता है, एक अच्छा एसेट बन सकता है, और वो रेंट पे भी लग सकता है। समझो आपको आपने ले लिया, रीडेवलपमेंट कहीं पे हो रहा है, आपको एक अच्छे रेट में मिल रहा है और आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो एक अच्छा आपका एसेट बन जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ओके, बट रीडेवलपमेंट का जो इनका कहना है कि प्रपोज्ड रीडेवलपमेंट, ऐसी प्रॉपर्टी जो रीडेवलप हुई नहीं है, जो रीडेवलप होने वाली है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जाने वाली है तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें फायदा हो सकता है, तो उसमें रिस्क कितनी है, उसमें रिटर्न्स कितने? नहीं देखिए, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि मैं खुद भी एक डेवलपर हूँ, बट फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कभी भी आप प्रपोज, किसी ने आपको बोला कि बिल्डिंग आने वाली है, डोंट गो। अभी वो माहौल नहीं है कि आप उसमें आपने ले लिया, फिर वो जब बनेगा आपका पैसा एक बार वहाँ पे लग गया, फिर आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। बनाने वाले का इंटरेस्ट तो खैर है ही है क्योंकि उसके ही पैसे लगते हैं, बट उस चीज़ को आपको हो सकता है कि किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, किसी गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से अगर वो प्रोजेक्ट लंबा हो जाता है, तो आपका जो सपनों का घर आप जो सोच रहे हो 2-3-4 साल अगर नहीं बन रहा है, तो अननेसेसरी आप एक बर्डन सिर पे ले लोगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप सेकेंड होम लेते हो, आपकी खुद की कोई बिल्डिंग में आपका किसी का घर पड़ा है, वहाँ पे आप रहते हो कहीं और हो और वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो बट ऑब्वियस आपको एक अच्छी चीज मिल रही है। पर अब ये सोच के ले रहे हो कि मैं आज ले लेता हूँ, कल वहाँ पे रीडेवलपमेंट होगा तो मुझे फायदा होगा, ऐसा मत कीजिए। आप जब बिल्डिंग रेडी हो तब ले लीजिए, और तब थोड़ा नुकसानी भी होगा, रेट में चलेगा, पर आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। एग्जैक्टली ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ है। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन फ्यू थिंग्स कि दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने लोन लिया है एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो अगर बिल्डिंग पूरी नहीं हुई तो मुझे ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। बिल्डिंग पूरी हुई नहीं हुई, आपको लोन की ईएमआई भरने हैं।
जो टैक्स के बेनिफिट्स है वो भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज लेने के पहले आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। कोई भी यूट्यूब वीडियो, सुनी सुनाई बातें, फ्रेंड ने किया हुआ वेबिनार्स, ये सुन के आपके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस प्लीज मत लेना। हमारी कंपनी की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करे, आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर करे, ताकि ये कई गलतियां हैं उससे आप बचें। we'll go back to the next question. Okay, I am an NRI. I would like to buy a agricultural land nearby Mumbai or nearby Pune. की प्रोसीजर क्या है और क्या मैं वो कर सकता हूँ? नहीं, देखिए, सॉरी बट मतलब मैं कुछ चीज़ कहना चाहूँगा कि एनआरआई को पहले कई बहुत साल पहले एनआरआई को भी लैंड लेने मिलती थी, एग्रीकल्चरल लैंड, बट अब वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। एनआरआई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले सकता है इंडिया में, उसे एनए लैंड लेनी होगी। एनए लैंड चाहे जितनी लेनी हो, उनको घर जितने भी लेने हो वो ले सकते हैं, फिर उस पर अपना फार्म हाउस बनाए, घर बनाए, जो भी बनाए, बट एग्रीकल्चरल लैंड एनआरआई नहीं ले सकता है। ओके दोस्तों, मुझे जो क्वेश्चंस आए हैं मैं पूछ रही हूँ। क्वेश्चंस है, काइंडली यू कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स ताकि आपके क्वेश्चंस हम ले पाए। लेट्स गो बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, जनरली ये देखा जाता है कि हमने होम तो ले लिया, पर जो उसका मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस हम कैसे उसको उठाए? मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, फाइनेंशियली एज वेल एज एक्चुअली वहां पे जाके मुझे बार बार वो करना पड़े, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसा हम ये करें? देखिए, सेकंड होम में सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम मैं जिसको मानता हूँ प्रॉब्लम एक आम इंसान के लिए जो इस लाइन का नहीं है, जो इस फील्ड में नहीं है, उसे यही दिक्कत आती है कि मैं उसे मेंटेन कैसे करूं। पहले तो मैं फाइनेंशियली की बात करूं तो मैंने आपको ये 2 बार रिपीट किया कि आप जब भी कोई लेते हो सेकंड होम, जो आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ से उसमें आपको कोई रिटर्न भी नहीं आ रहा है, आप सैटरडे संडे जाके एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, आप उसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मजे के लिए आपने लिया है, फैमिली के अच्छे के लिए कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, रुकेंगे, वीकेंड में जाएंगे, दिवाली में जाएंगे, ऐसा लोग लेते हैं। तो क्या आपने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर वे से की है? अगर महीने का आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, 25,000 का आ रहा है, 10,000 का आ रहा है, 5,000 का आ रहा है, आपने कुछ ऐसी इनकम खड़ी की है जो आपका उसका ध्यान रहे, तो आपको कुछ देखना ही नहीं पड़े, आपको उसके लिए अलग से यहाँ से सेविंग से पैसा निकाल के नहीं देखना, आपको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रखना है आपको फाइनेंशियली जो आपका उस चीज़ का ध्यान रखे, वो आपका मेंटेनेंस को भी ध्यान रखे और आपको इस चीज़ से, इस बर्डन से दूर रखे। अब दूसरी बात, मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि जो म्यूनसिपलिटी टैक्स आता है या जो लोकल टैक्सेस आते हैं सिर्फ वो है। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हर हिल स्टेशन पे, चाहे वो वाड़ा भी हो, बहुत भारी बारिश हमारे यहाँ पे होती है। लोनावाला, महाबलेश्वर, पंचगिनी, वाड़ा में भी अच्छी खासी बारिश होती है। तो हमने वहाँ पे जो उसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या लोकल लोगों से कांटेक्ट किया है। आप जब वहाँ पे रहने जाते हो तो सिर्फ घूम के आ जाते हो, क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की है? नहीं की है तो आपको करनी चाहिए, या आप करो कि वहाँ के लोकल काम कौन आप किसको दे सकते हो, वहाँ पे ऐसे आपको संबंध बनाने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, हर काम हम खुद नहीं कर रहे हैं, पर हमारे आसपास रिसोर्सेज है, हमें कुछ भी होता है हम एक फ़ोन कर दे, प्लम्बर को भेज दो, ये कर दो, तो काम अपना ईजी होता है। तो जब एक ज़माने में आपके फादर आए होंगे मुंबई में, उनके कोई रिसोर्सेज नहीं थे, पर जब हम रहने लगते हैं तो अपने रिसोर्सेज अपने आप बनने लगते हैं। तो आपको लोकल लोगों को आपस में अपने साथ जोड़ना चाहिए। जब आप यहाँ हो और वो वहाँ, आपके एक कॉल पे वो लोग उससे आपकी प्रॉपर्टी पे जाके उसका ध्यान रख सकते हो सकता है कभी आप नल खुला छोड़ के आ गए, आपने किसी गेस्ट को दिया, जाओ मेरा बंगला वहाँ पे रह के आओ, हो सकता है वहाँ पे गैस खुला छूट गया, कुछ भी हो सकता है, या बारिश बहुत हुई तो कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ कलर निकल गया, तो आपका इतना रिसोर्सेज, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं है, ये आपको अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं। एग्जैक्टली। तो वो अगर आप करके रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और इन सब चीज़ों का जो खर्चा आता है, मैंने अगेन रिपीटिंग, उसके लिए आपने एक स्ट्रक्चर बना के रखना चाहिए, ताकि आज पैसा है कल नहीं होगा तो भी आपको उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। और जो लोन पे ले रहा है
तो उसे ये भी सोचना है कि मैं कल को ये लोन पूरी करने के बाद में मेरे को उसको मेंटेन भी करना है, तो उसको साइमल्टेनियसली उसके ऊपर भी काम करना चाहिए कि मेरा इसका ध्यान वो रखेगा, मैं ऐसा करके जाऊं कि मेरे सारे खर्चे सारे मेंटेनेंस वो निकाले। तो ये सपना हर कोई देख सकता है क्योंकि लोन मिलती है, हर इंसान ले सकता है, बट ये गलती कभी नहीं करना कि हम फाइनेंशियली स्ट्रक्चर न बनाए। ये आपको बहुत ध्यान रखना है और लोकल रिसोर्सेज को अपने साथ जोड़ना है। तो क्या इसमें हम ये बोलना सही रहेगा कि ऐसी कॉलोनीज आती है आजकल, मैंने कई सारी लोनावला पंचगनी मैंने देखे हैं बंगलो स्कीम्स, तो उसमें मेंटेनेंस एक एजेंसी को ही दे दिया होता है रादर देन हैविंग योर ओन बंगलो एंड स्ट्रगलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज क्या होता है, हम लेते वक्त लेते हैं पर ये सब चीजें हमें मालूम नहीं है कि बारिश बहुत आएगा और ऐसा सब होगा। तो आई थिंक रादर देन दैट एक किसी एजेंसी को देना आई गेस थोड़ा फाइनेंशियली ज्यादा हो सकता है, बट वो बेटर ऑप्शन है। क्या ये सही है ना? फाइनेंशियली भी वो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी कॉलोनियाँ बनती, कॉलोनी मतलब बंगलो कॉलोनी, फार्म हाउस कॉलोनी, तो उसमें क्या होता है एक लैंड के ऊपर जो भी टैक्सेशन आता है वो कई सारे बंगलों में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम बिल्डिंग में रहते हैं, तो बिल्डिंग में जो भी टैक्सेस आ रहा है वो हम अकेले नहीं भर रहे क्योंकि हम अकेले नहीं रह रहे। हमारे यहाँ पे 20 फ्लैट है, 50 फ्लैट, तो सारा सबके बीच में डिवाइड हो गया, पर स्क्वायर फुट हमारे पास वो खर्चा आता है। नंबर 2 कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे 50 बंगलों की सोसाइटी, 100 बंगलों की सोसाइटी को वो लोग हाउस कीपिंग का काम ले लेते हैं, ताकि आप जब भी वहाँ घर जाते हो तो आपको घर पे जाके साफ सफाई नहीं करनी। ये तो औरतें कहेगी यार हम तो यहाँ पे भी करना, वहाँ पे भी ये करना, एक दिन साफ सफाई में दूसरे दिन रिटर्न होना है। तो बेसिकली ये आइडिया ये है कि आपको ऐसी सोसाइटी में जाने से बहुत फायदे। आपको वहाँ पे भी एक आपके दोस्त मिलेंगे, आपके नए दोस्त बनेंगे, और वहाँ पे आपका कभी कुछ जरूरत हो, आप वहाँ पे नहीं हो, या आपको ज़्यादा बंगलों की जरूरत है, आसपास 4-5 बंगलो और चाहिए, घर में फंक्शन है, तो आप उनसे ले सकते हो। काफ़ी बेनिफिट्स है। ये आइडिया, ये जो आपने बात की ना, ये मैं सबसे कहूँगा कि सच में अगर आप कभी भी सोचते हो तो इंडिविजुअल बंगले के लिए सोचने से बेहतर है कि आप ऐसी सोसाइटी में जाइए जहाँ पे काफ़ी बंगले है। हाँ, वहाँ पे आपके लाइक माइंडेड लोग हैं कि नहीं, किसने किसने लिया है, आप लिस्ट मांगिए डेवलपर से कि यहाँ पे कौन कौन ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि समझो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उनको कोई वेजिटेरियन वहाँ पे ज़्यादा आ गए, वो बोलेंगे आप यहाँ पे ये मत खाओ, हमको नहीं चलेगा, तो वो डिस्टर्ब होता है। वैसे ही सेम वेजिटेरियन लोगों के मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट है ऐसे जो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें हमारी गलती हो जाएगी, हम इसमें अगर ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आपको ये देखना है सिर्फ कि आप जहाँ ले रहे हो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं कि नहीं, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आपको उसी में जाना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। Okay. Okay, let's go back to the another question. हमारे chat box में एक question आया है, is it worth investing near Virar or Boisar for a decent return in next 5 years, or are these areas are oversold? नहीं, ऑलवेज जैसे जैसे हम अनडेवलपमेंट मतलब अनडेवलप जगह पे जाते हैं, विरार भी काफ़ी डेवलप हो चुकी है, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि अभी वो डेवलप नहीं है, बट कंपेयर टू बोरीवली, साउथ बॉम्बे, अगर हम वहाँ जाते हैं जैसे आगे बोईसर, पालघर, तो वहाँ पे रेट काफ़ी कम हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अभी इतना जो सप्लाई है उसके सामने डिमांड नहीं है। बट ऑफकोर्स अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हो तो पालघर, बोईसर, ये सब जगह पर आप लेते हो फ्लैट शॉप्स, 5 साल के बाद आपको डेफिनेटली उसमें अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा, आपका सेकंड होम भी वो बन सकता है, और एकदम रिचेबल है। आप यहाँ से 50 मिनट में पालघर पहुँच सकते हो, विरार पहुँच सकते हो। विरार में भी अच्छी अच्छी बंगलो स्कीम बन रही है, वहाँ पे काफ़ी लंबे एरिया है, आपको ट्रांसपोर्टेशन शायद कॉस्टली होगा, लेकिन अभी सबके पास गाड़ियाँ होती है, सब लोग अपनी कार में स्कूटर पे जाते हैं, या ट्रेन से भी अभी रिक्शा वगैरह से मिलती है। तो यस, यू कैन बाय विरार, बोईसर, पालघर, बेस्ट ऑप्शन। इवन आप पनवेल जा सकते हो, न्यू बॉम्बे के आगे जा सकते हो, करजत की पहले जा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग ऐसे बन रही है जिसमें आप फ्लैट ले सकते हो। More questions. I'm just quickly taking all the questions because हमारे पास बहुत कम time है, hardly 15-20 minutes बचे हैं, तो quickly I'm taking all the questions. Okay, मेरा already एक EMI लोन चल रहा है घर का, पर बहुत कम जगह बचती है मेरे सैलरी से,
तो क्या आप सजेस्ट करोगे मुझे अगर एक फ्लैट लेना है? ओके, इनको फ्लैट लेना है पालघर विरार वही साइड पे, पर इनका ये कहना है कि ऑलरेडी मेरा एक होम लोन चल रहा है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस है, मुझे फिर से एक होम लोन मिलेगा क्या? सेकेंड, वो कैसा आप मैनेज करोगे? Since I am from a finance background, I would, and this is a finance question, I would like to address this. दोस्तों, एक कंसेप्ट है कॉल्ड इक्विटी, यूएस में वो बहुत ज्यादा चलता है. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट हियर. इक्विटी मतलब आपका जो घर का मार्केट वैल्यू है, घर का आप जो रह रहे हो, आपके रेसिडेंस का जो मार्केट वैल्यू है और आपका जो लोन वैल्यू है, इसके बीच का डिफरेंस यूएस में उसको इक्विटी बोलते हैं. अगर आप दर्शक, अगर ये जो कोई सुन रहा है ध्यान से सुनना, बिकॉज ये सभी का क्वेश्चन हो सकता है. जिनका होम लोन का ईएमआई चल रहा है, मुंबई में आप रह रहे हो या कहाँ पे भी रह रहे हो, आपका होम लोन का ईएमआई चल रहा है, वी कैन डू द डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके उनका ईएमआई हम कम कर सकते हैं. तो ऑटोमेटिकली स्पेस बचेगी. वो जो स्पेस आपकी बचेगी ईएमआई रिड्यूस होने के बाद, वो जो स्पेस बचेगी उससे आप एक बाहर घर ले सकते हो. आई कैन इलैबोरेट मोर. मानो आपका 50,000 रुपए का ईएमआई चल रहा है, और अगर वो रिडक्शन पॉसिबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस. यू हैव ऑल आवर नंबर्स विच इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. 50,000 का ईएमआई अगर पॉसिबल है हम उसको 30,000 करें, तो 20,000 का जो आपका एक्स्ट्रा गैप बचता है, वो 20,000 में 20 लाख अप्रोक्सीमेटली आप घर ले सकते हो. मतलब सेम ईएमआई में, जैसे पहले आपका 50,000 ईएमआई था, सेम ईएमआई में आपके 2 घर बन गए. सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल. ये हमने पहले भी हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ किया है और आगे भी हो सकता है. उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है. मैं ऐसा ब्लाइंडली नहीं बोलूंगी कि ये सबके लिए होता है, बट यस, अगर आप यंग हो, आप सैलराइड हो, या आपका अच्छा खासा बिजनेस इनकम भी है, प्रोफेशनल इनकम है, आपके लिए ये पॉसिबल है. सिर्फ एक ही ध्यान रखना कि आप जो चीज लोगे वो लोन पे लेने लायक होनी चाहिए. देयर इज वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक अबाउट आवास योजना. ये क्वेश्चन आवास योजना से रिलेटेड है. दर्शकों, हमने ऑलरेडी आवास के ऊपर एक बहुत इलैबोरेटेड सेशन किया है. तो you can always go to our YouTube channel and you can see that video. But yes, अगर आपके पास, आपका मुंबई में या कहाँ पे भी इंडिया में एक भी घर नहीं है और आवास के क्राइटेरिया में बैठते हो आप, तो आपको बहुत ही खूबसूरत रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट हेल्प करता है. और आपको पालघर में ही मेरे ख्याल से 8 लाख 10 लाख में भी एक घर मिल सकता है. तो you can again go back to our channel and you can watch that Awas Yojana ka channel. So quickly I am taking one more question. Agricultural land के लिए फार्मर होना जरूरी है, पर फार्मर ना होने के बावजूद राजस्थान से फार्मर प्रूफ बना के देते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वो फेक होता है या नहीं? ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड और अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान से नहीं, बहुत जगह से लोग बना के देते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते. हम बोलते हैं कि ये लाख रुपए ले लो, मेरे को फार्मर बना के दे दो, शॉप से कोई सामान ला के दे दो, ऐसा हो गया. एक्चुअली इसमें आपको एक अच्छा एडवोकेट, अगेन आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं, आप राजस्थान में लैंड ले रहे हो तो कहाँ पे लैंड ले रहे हो, वहाँ पे आपको जाना चाहिए, वहाँ के लोकल पंचायत में आपको देखना चाहिए कि वहाँ के रिकॉर्ड में आप हो. अदरवाइज आपको पेपर तो बना के फैब्रिकेट करके आपको दे दिया, आपसे 2 लाख रुपए ले ले, 1 लाख रुपए ले ले. कल को अगर आप कहीं भी डिफॉल्ट में आते हो गवर्नमेंट के, और आपका अगर वहाँ पे स्क्रूटनी निकलता है, वहाँ पे चेक करते हैं, तो उसके आपके रिकॉर्ड में आपकी कोई लैंड ही नहीं हो, तो आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो. तो कभी भी किसी के भी कहने पे किसी को पैसे मत दे दीजिए. 1,50,000 में आपको मैं बना कर दे देता हूँ फार्मर, ऐसा मत कीजिए. आप वहाँ पे खुद जाइए, अगर आप राजस्थान के हो तो भी खुद जाइए, वहाँ पे देखिए ये लैंड में ले रहा हूँ, इसका मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, वो आपको उसको फेंसिंग करके रखो. वो जगह भी आपको कभी 20 लाख की हो जाएगी, और आपका जो फार्मर सर्टिफिकेट आपके पास आया है, तो आप तसल्ली के साथ सोच सकते हो कि मेरा ये सर्टिफिकेट मेरी इस जगह का है. तो ऐसा किसी के बोलने पे मत लीजिए.
ओके, या वेरी राइटली सेड। जैसे आप बार बार वही बोल रहे हो कि 50 लाख की चीज आप ले रहे हो तो 5-10 हजार का खर्चे के लिए प्लीज मत सोचो। आपको अच्छा ब्रोकर, अच्छा एक लीगल एडवाइजर, अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे डेवलपर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो सब प्रोफेशनल एजेंसीज आप पैसे दे के हायर करें, बिकॉज आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। वी विल क्विकली टेक वन मोर क्वेश्चन। माय मामा जी इज अ फार्मर। मुझे एग्रीकल्चर लैंड मेरे मदर के नाम पे लेनी है, तो क्या मैं ले सकता हूँ? अगर मदर के नाम पे लेनी है तो अगर उनके फादर मतलब मामा है तो ऑफकोर्स उनके फादर भी मतलब उसके नाना भी फार्मर होंगे, तो उनकी बेटी को लैंड ले सकते हैं, मतलब उनकी मम्मी लैंड ले सकती है। ओके, अगर नाना जी फार्मर है तो हाँ, ओके, तो वो ले सकते हैं। फाइन। तो इसका के लिए मानो मुझे महाराष्ट्र में जगह लेनी है, ऐसा कुछ है या ऐसा जरूरी नहीं है? और प्लीज कम अगेन, आपके वॉइस ब्रेक होगी। मुझे महाराष्ट्र में जगह लेनी है, लैंड लेनी है, पर मेरी डैडी की लैंड महाराष्ट्र में नहीं है, मानो वो गुजरात में है। तो क्या ये कंपलसरी है कि उनकी लैंड महाराष्ट्र में ही होनी चाहिए? नहीं, महाराष्ट्र में आपकी इंडिया में कहीं भी लैंड हो आप फार्मर लैंड ले सकते हो। ओके, तो सिर्फ लैंड होनी चाहिए, दैट्स इट। और मेरा एक क्वेश्चन नहीं है लोगों का आया, पर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा मेरे लोगों को समझाना चाहूँगा कि आप जिधर भी आपका लैंड लेते हो और वहाँ पे घर बनाते हो, तो ये एक माइंडसेट मत रखना कि आप वाड़ा में जाके ताजमहल बनाओगे, तो ऐसा मत गलती करना। वहाँ पे ऐसा कुछ घर बनाना ताकि आपको वहाँ का गर्मी, वहाँ का धूप, वहाँ का बारिश, उस चीज़ को देख सके। मतलब इसमें मेरे ये टॉपिक इसके लिए आया कि बहुत बार ये होता है कि हमने जैसे घर मुंबई में बनाया वैसा वहाँ पे बना दो, एग्जैक्टली। उसी आर्किटेक्ट को बोल दो अरे मेरे को ऐसे ही घर एक मस्त बना के दे दो। नहीं, आपको उसके लिए बेस्ट एक्सपर्ट आर्किटेक्ट या बेस्ट एक्सपर्ट पर्सन जो आप खुद अगर जानते हो, लोकल रिसोर्सेज आप चेक कीजिए मटेरियल में भी कि वहाँ पे मुझे कैसा घर बनाना चाहिए। आप वहाँ पे जाके कुछ ऐसा बना दोगे जो वहाँ पे उसको सूट ही नहीं करेगा, उस वेदर को, उस क्लाइमेट को, और अपना बना दे तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो वही आप पॉइंट खास ध्यान रखिएगा, बहुत जन ऐसे कर लेते हैं, बाद में वो अफसोस करते हैं। इसी के लिए शायद आपने बोला बंगलो कॉलोनी जाना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सेफर है, इन ऑल द टर्म्स फाइनेंशियली ज्यादा वायबल है, मुझे लीगलिटी कम देखनी है कंपेयर टू मेरा खुद का घर है। ये सब चीजें भी मुझे कम देखनी है, बिकॉज वो सब बिल्डर का काम है, मेरा काम नहीं है। बस मुझे यही देखना है, लोकेलिटी, लोग मुझे अगर पसंद है तो आई कैन गो अहेड विद इट। लैंड में मुझे लोन मिलता है क्या? आई डाउट लैंड पे। लैंड में नहीं मिलता है, लैंड में नहीं मिलता, सॉरी? लैंड में लोन नहीं मिलती। लैंड में लोन नहीं मिलता है, पर यस, आपको रो हाउस, फ्लैट, आवास योजना में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो बंगलो, ये सब के आपको लोन मिल सकता है। पर अगर आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको लोन चाहिए, तो ये जो डिफरेंस मैं बता रही हूँ कि आपका जो एग्जिस्टिंग होम लोन है और इक्विटी, इन द सेंस होम आपका, मानो मैंने जब लोन लिया तो मेरे घर का मार्केट वैल्यू 1 करोड़ था। आज मेरे घर का मार्केट वैल्यू अगर 5 करोड़ है तो ऑटोमेटिकली आपका लोन का ये भी बढ़ता है। तो वो हिसाब से आपको लोन मिल सकता है ऑन द एग्जिस्टिंग लोन। यू कैन कॉल इट टॉप अप, यू कैन कॉल इट रिनोवेशन, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। तो आप आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछना, अगर आपको इंटरेस्ट है तो यही घर में आपको एक्स्ट्रा लोन मिल सकता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन. Again, there is a question that if we would like to buy a bungalow or a farmhouse, which is better and which is safer. शायद हमने already ये चीज के ऊपर बात की है कि फार्म हाउस का मतलब क्या है। अच्छा, इसके ऊपर मुझे एक क्वेश्चन आया, फार्म हाउस हैज टू बी ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड और एनए पे भी होता है, क्या होता है वो? एनए पे भी होता है, पर एनए की लैंड, अगर हम एनए की लैंड पे लेते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्रीकल्चरल लैंड हमें सस्ती मिलती है, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन के साथ में आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 फुट का आपका लैंड है तो आप 1,000 फुट का बंगलो वहाँ बना सकते हो, पूरा नहीं बना सकते क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, फिर आप वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हो। पर तो उसके
फिर मुझे जरूरी है। एनए लेने के बाद कोई वहाँ पे एग्रीकल्चर रखेगा नहीं, कोई फार्म हाउस करेगा नहीं, वो वहाँ पे बंगला ही बनाएगा पूरा, उसको जितना पैसा दिया उसको बंगला बनाएगा और उसमें कॉमर्शियली भी सोचेगा। बट यस, फार्म हाउस लेना है आपको तो आपको एग्रीकल्चर लैंड पे लेना चाहिए, आपको रेट में बहुत रिजनेबल होगा, बट अगेन आप फार्मर होने चाहिए। ओके, हाउ टू बाय अ सेकंड होम विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग फंड सेटअप। शायद ये फाइनेंशियल क्वेश्चन है तो वो मैं एड्रेस करती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि हमेशा होम लोन ये बहुत अच्छा और फाइनेंशियली वायबल ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि होम लोन आपको बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरता है, एज अगेंस्ट अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलो या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी बोलो या कोई भी पर्सनल लोन बोलो या कोई भी अलग दूसरे लोन से होम लोन ये बहुत सस्ता ऑप्शन है। तो होम लोन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियली है। आप आपका एग्जिस्टिंग सेटअप डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हो तो क्या क्या ऑप्शंस है जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसा खड़ा कर सकते हो। नंबर 1, आपका अगर कोई इक्विटी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान आप चालू करते हो तो आपको मंथली एक फिक्स अमाउंट मिलता है। वो अमाउंट आप लोन के ईएमआई की तरफ उसको टर्न करके एक एक्स्ट्रा एडिशनल असेट क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड, जैसे मैंने बताया कि आपका अगर आपके पास ईएमआई की जगह है, मतलब आपका ईएमआई रिड्यूस करके जो जगह मिलती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50,000 का ईएमआई 30,000 अगर किया तो 20,000 का जो एक्स्ट्रा ईएमआई बचता है आप उसका भी एक एडिशनल असेट आप खरीद सकते हो। तो ऐसे कई सारे एवेन्यूज है। आपको आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के आपको विदाउट डिस्टर्बिंग माय एग्जिस्टिंग सेटअप अगर आपको आपके सपनों का घर या एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो एक ये क्वेश्चन आया था कि अगर मैं पालघर या ऐसे एरिया में करूं, मुंबई में हम सोच भी नहीं सकते कि हमको 5, 10, 15, 20 लाख में कुछ भी घर कुछ भी मिलेगा। जो अभी फिलहाल पॉसिबल है वो सब एरियाज में। तो अगर आपका बजट बहुत कम है तो डेफिनेटली आप एक घर ले सकते हो वो एरियाज में, जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आगे जाके साबित हो सकता है। उसके लिए आपके पास पूरा का पूरा पैसा होने का भी जरूरत नहीं है। आप 10, 15, 20 हजार ईएमआई जो आपका गैप बच रहा है उसमें आप वो घर ले सकते हो। तो आपका जो आउट गो है वो सेम ही था, पहले भी 50,000 था, आज भी 50,000 है। एडिशनली आपको एक फायदा हो गया कि आपको एक एडिशनल वो घर आ गया। वो हर एक के केस में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ये सब चीजें बात करनी है और डेफिनेटली आपको ये जानना है। मैं ये भी सबको बताऊंगी कि जो जो आवास योजना एक बहुत खूबसूरत योजना जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है, आप बहुत सस्ते रेट पे है उसके, आपको अगर जानकारी चाहिए हमारा ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है। यू कैन लॉग इन आवर यूट्यूब चैनल श्रेया वैद्य एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द आवास योजना, यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट एज वेल। Ashok ji, it's already 5:30. I will quickly take 1-2 questions and we need to cut down on this session. Okay. Okay, ये क्वेश्चन आया है कि श्रेया, why suddenly people have started taking interest in buying a second home? ये सवाल तो उसका जवाब भी इन्हीं के पास है, बट कोविड ने हमको सबको सिखा दिया कि आपको एक सेकंड ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड में लोगों ने जो फेस किया है ये लास्ट 7 से 8 महीने में, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मैं लोगों के कॉन्टेक्ट्स में रहता हूँ, पुणे में, लोनावाला में, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पे बंगलोज है। 7 से 8 महीने में जो जंप आया है सेकेंड होम का, वो और कहीं भी किसी भी होम का, ये यहाँ पे अगर मैं मुंबई में एक डेवलपर बन के बात करूँ तो हमारा एक फ्लैट नहीं बिका, पर सेकेंड होम कॉन्सेप्ट जो 7-8 साल से बिक नहीं रहा था, वहां पे इतना जंप आया कि जो भी था वो सब बिक चुका है। मतलब लोगों ने लिटरली पेमेंट दिया, पोजीशन लिया और वहां पे सामान लेके आ गए, 4-4 महीने से वहां रुके हुए। तो ये सडनली जो थॉट है ना, ये किसी ने सोचा तो था ही नहीं कि कोविड आएगा जो हमें घर में एक रूम में बंद कर देगा। और ऐसा लगता था कि घर हमारा बहुत बड़ा है, पर कितना भी बड़ा हो
आप एक रूम में बैठे 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 जब नीचे नहीं उतरोगे तो आप फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। तो आपके पास पैसे होने के बावजूद भी आपने कभी ये सोचा नहीं था कि मैंने कभी एक सेकंड होम लेके रखूं जहाँ पे ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी आती तो हम जाके रुक सकते हैं। तो अब ये जरूरी नहीं कि हर 100 साल में कुछ होता है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि 10 साल में कुछ हो सकता है। तो अगर जीना है, अच्छा जीना है, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम जो भी सब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल तो एक ही है, घर और घर में पीस। तो अपनी पीस के लिए अगर आप ले सकते हो, आप हर इंसान ले सकता है, आपको ऐसा घर लेना चाहिए, बट सारे प्रिकॉशंस के साथ, सारे चेकलिस्ट के साथ। ये गलती कभी मत कीजिएगा प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे। आप ऐसा बिल्कुल मत खरीदी कीजिए जैसे गोल्ड लेने जा रहे हो तो गोल्ड अच्छा लगा ले लिया, ऐसा मत करना। बहुत चौकन्ने होकर खरीदी करना, बहुत चेक करके करना, लोकेशन भी देखना, फैमिली को सबको दिखाओ। ऐसा ना हो कि 2 जन को बहुत पसंद है, 4 जन को पसंद नहीं, तो 2 अकेले वहां पे जाएंगे, 4 जन बोलेंगे हम और कहीं जाते हैं। तो ये जॉइंटली डिसीजन लेना, क्योंकि मैंने देखा है कुछ फैमिली में ऐसे देखा है मैंने कि वो लोग सब जॉइंट डिसीजन नहीं होता, फिर 4 जन वहाँ 4 जन और गई है। तो ये सब जॉइंट डिसीजन लेना। और ऑफकोर्स ये अब रुकने वाला नहीं है, कोविड रुकने वाला है, बट ये जो सेकेंड होम का कॉन्सेप्ट है वो रुकने वाला नहीं है। लोग अभी बहुत ढूंढ रहे हैं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कि आप कहीं बना रहे हो। मेरा अभी फिलहाल हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं, इस चीज़ के लिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। ये जस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हमें पता है कि आने वाला कल क्या है। हो सकता है हम भी कोई अच्छी लैंड ले, हम भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए ताकि हमारे लोग जो हमारे कॉन्टेक्ट में लोग हैं, हम हमारे खुद के लिए भी ऐसा बनाए। ऐसा हमारे थॉट्स है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो शायद अच्छे दिन कहाँ खो गए थे प्रॉपर्टी के लिए, क्या ये अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे? तो अगर मैं खुद की बात करूं, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि मैं लैंड लूं, मैं मुंबई में ही एक सेकेंड होम लूं, मैं फ्लैट लूं आजू बाजू पनवेल या ऐसे कोई साइड, मैं रो हाउस लूं, मैं बंगलो लूं, मैं क्या लूं, और ये डिसीजन मैं कैसे लूं? उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप सेकेंड होम लेने जाते हो तो वो अभी मार्केट तेज है, वहाँ पे वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से मत जाइए। नो डाउट वहाँ पे बहुत सप्लाई आपको मिल जाएगा, पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिसका आपको आरओआई अच्छा मिले, जिसका आपको रिटर्न, जिसका ग्रोथ मिले, तो आप मुंबई के आसपास बोईसर, पनवेल, पालघर, इन सब एरिया को आप देखिए, वहाँ पे आप लीजिए। और इनफैक्ट मुंबई में भी जो रेट अभी गिरे हुए हैं उसमें जो एक्चुअल यूजर या इन्वेस्टर, दिस इज द बेस्ट चांस, शायद ये लास्ट चांस है कि आप कुछ लोगे तो आपको फायदे मिलेगा। डेफिनेटली टाइम अच्छा आएगा, आज नहीं तो कल मुंबई में भी तेजी आएगी, क्योंकि अभी माल यहाँ पे कुछ नया, कुछ प्रोडक्शन नहीं है, तो जो है उसका डिमांड आने वाला है। तो ये दो अलग चीज है। अगर आप एक हिल स्टेशन पे जाते हो, वहां पे आपको सप्लाई बहुत है, पर अब लोगों को समझ में आ गया कि ये बंदा लेगा, उसे पसंद आ गया, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से मत लेना। ये आप ये सोच के लेना, ये मेरी सुकून के लिए ले रहा हूँ, मेरे पीस के लिए ले रहा हूँ। ऑफकोर्स जमीन और घर कभी भी आपको लॉन्ग टाइम पे कभी भी नुकसानी नहीं करता है, ये आप सब जानते हो। ये इन्वेस्टमेंट आपके सामने लॉक एंड की में पड़ा है, आपके डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े हैं, ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं है। डिपेंड्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके ऊपर आपको ये सारे डिसीजन लेने हैं। एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये हम कंक्लूड करें कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आजू बाजू फ्लैट्स ये ज्यादा जरूरी है। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि वो आप होम लोन या लोन के तरीके से ले, क्योंकि फिर आपका पूरा पैसा उसमें नहीं जाता है, आप सिर्फ किश्तें भरते हो। और बट आपको अगर सपनों का घर लेना है, जो आपका ड्रीम हाउस है, और वहां पे जाके आपको खुद को रहना है आज या रिटायरमेंट के बाद, डेफिनेटली ऐसा घर होना चाहिए जो पीस ऑफ माइंड, ग्रीनरी हो, और वो हिसाब से लैंड, मतलब फार्म हाउस या ऐसा कुछ हो। ओके, सो आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, पर जिन जिन को क्वेश्चंस है, स्क्रीन पे हमारे नंबर्स हमने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो यू कैन कॉल अस, यू कैन ईमेल अस, you can subscribe to our YouTube channel, तो you will get बहुत सारे questions की information हमारे अलग अलग webinars में आपको वैसे भी मिल जाएगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ और ये वेबिनार हम यहाँ पे ही खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन ये है कि ओके,
ओके, ये क्वेश्चन ये है कि मेरी लैंड है मुंबई के बाजू में और ये मुझे सेल करनी है, तो क्या ये लैंड अभी सेल करने का इज इट द राइट टाइम, या मुझे वहां पे आपने जैसे पहले आपके वेबिनार में बताया कि बंगलो स्कीम बना के वो बंगलो बेच देने चाहिए, मेरे लिए क्या ज्यादा वायबल है, बेटर है? आपके लिए अच्छा है अगर आप उस पर ध्यान रख सकते हो, आप अगर अच्छे किसी कॉन्टेक्स्ट में हो, किसी बिल्डर को जानते हो जो आपके जानने वाले हो, तो डेफिनेटली अगर आप जॉइंट वेंचर करते हो उनके साथ, आपकी लैंड और उनका कंस्ट्रक्शन, तो डेफिनेटली आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आप लैंड मत बेचिए, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा ध्यान लगे और आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक प्रोजेक्ट होने के बाद में आप शायद दूसरे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने लग जाओगे। देखो, बिल्डर होना कोई डिग्री नहीं है, बिल्डर होना एक एक्सपीरियंस है। आपको सारी अच्छी अच्छी एजेंसियों को हायर करना है, बेस्ट एक्सपर्ट्स को लेना है। तो फिलहाल अगर आप ये फील्ड में नहीं हो तो बेस्ट एक्सपर्ट आपके लिए एक बेस्ट डेवलपर है, और एक अच्छा डेवलपर है जो आप जानते हो, जिसका बैकग्राउंड आपको पता है। आप उनके साथ में जेवी कीजिए, और अपार्टमेंट बंगलो स्कीम वहाँ पे क्या सूटेबल है वो देखिए, वो आपको बिल्डर खुद सजेस्ट करेगा, आप उस ऑप्शन में जाइए। तो ये ज्यादा फाइनेंशियली बेटर ऑप्शन है। जी, ओके ओके। एक लास्ट क्विक क्वेश्चन, टैक्सेशन में मुझे क्या बेहतर है? मतलब अगर मैं लैंड बेचूं तो मुझे टैक्सेशन में ज्यादा ये मिलेगा क्या, या मैं कुछ बना के बेचूं? नहीं, आप बना के बेचिएगा, उसमें फाइनेंशियली? ज़्यादा आप बना के बेचो, उसमें आपको टैक्सेस के बेनिफिट ज़्यादा मिल सकते हैं। Okay, okay. So, thank you guys. I would like to quickly conclude our wonderful session. हमने आज कई सारे important points पे बात की, जैसे हर एक इंसान एक बहुत खूबसूरत सपनों का घर चाहता है। शायद इतना बड़ा बजट हमारा नहीं है कि जिसमें मुंबई जैसे शहर में आपको वो घर मिले, पर डेफिनेटली थैंक्स टू द लॉकडाउन एंड थैंक्स टू कोरोना कि हमें ये सूझा भी कि हम ऐसे कहाँ जाके हमारे सपनों का घर देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बहुत आधे प्राइस में अवेलेबल है। जो प्राइस में आपको शायद यहाँ पे 500 स्क्वायर फीट मिलेगा, वही प्राइस में शायद वहां पे आपको 2000 स्क्वायर फीट मिल सकता है, विद द ग्रीनरी गार्डन एक्सेट्रा। तो कोरोना ने हमें ये सिखाया कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है, फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डिसीजन ले, आपका पीस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान रख के डिसीजन ले। आपको हर एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करना, अच्छा आर्किटेक्ट होना, अच्छा ब्रोकर होना, अच्छा डेवलपर होना और अच्छा लीगल एडवाइजर होना, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है। तो दोस्तों, थैंक यू अशोक जी for guiding us, for telling us all the nitty-gritties of the property and the second home. हम ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ आपके साथ जरूर आएंगे, आते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर joining this session and stay tuned and please subscribe to our YouTube channel. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone.